हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे एसक्यूएल के एनवायरनमेंट को सेटअप किया जाता है और ब्रीफ नॉलेज लेंगे थोड़ी सी कि एसक्यूएल में हम क्या क्या कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको ज़रूर बताया था, लेकिन वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव के लिए था। अब हम पूरे ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे कि पूरे एसक्यूएल इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको प्रैक्टिकल के लिए खुद का एनवायरनमेंट भी बनाने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। यह आपको डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इसी के अंदर हम क्वेरी लिख के हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने सीखा कि एसक्यूएल क्या कर सकता है और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। यहाँ से आपको प्रैक्टिकल की पूरी नॉलेज मिलेगी। अब हम सेटअप की बात करते हैं। एक बेसिक सा सेटअप हम बनाएंगे हमारे सिस्टम पे, और वही सेटअप आपको अपने सिस्टम पे बनाना है। इन्वायरमेंट में मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो आप खुद चेक करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से आपका वीडियो शुरू होता है और यहाँ से हम पूरे एसक्यूएल को सीखेंगे और उसके बाद हम पीएचपी पे मूव होंगे और फिर हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मैं आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं दूंगा यहाँ पर पीएचपी का भी। हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट को ही इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है जैम से। आपको जैम इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे। तो हम ब्राउज़र खोलेंगे। तो सबसे पहले आपको जैम डाउनलोड करना है। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट। जैम के अंदर आपको पूरा पैकेज मिलेगा, जिसके अंदर पीएचपी, माईएसक्यूएल और कई सारे सॉफ्टवेयर का एक पैकेज मिलेगा, जिसके अंदर बस आपको पीएचपी के लिए भी और कहीं पे एक डमी सर्वर बनाने के लिए आपको फुल फ्लैश एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जैम डाउनलोड करना है, उससे स्टार्ट करना है और हो जाएगा काम। आप यहाँ से उसकी वर्जन चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 8.1 भी आ चुका है, 8.0 भी आ चुका है, 7.4 भी आ सकता है। ठीक है, ये आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, सॉरी, मैंने जैम पे हमारे सी वाले ड्राइव में सेव किया है, तो हम उसके अंदर मैं बताऊँगा कैसे। तो हमारे जैम्प यहाँ इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ आके स्टार्ट करूँगा। अगर आपने इसको बेसिक सेटअप पे किया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका एक शॉर्टकट बना ले सकते हो आप। तो मैं जैम के कंट्रोल पैनल को शुरू कर लेता हूँ। जैम के कंट्रोल पैनल को शुरू करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। नहीं आया तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसके सर्विसेज ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आएंगे जैम पे ही। अब जैम जैसे ही स्टार्ट होगा, जैम हमारा किसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कारण है। ये हमारा जैम्प आ गया है। तो यहाँ पर आपको कितने मॉड्यूल मिल रहे हैं? अपाचे सर्वर मिल रहा है, माइस्क्यूएल सर्वर मिल रहा है, फाइलजिला मिल रहा है, मरकरी मिल रहा है, टॉमकैट मिल रहा है। टॉमकैट हमारे जावा के लिए यूज़ होता है। जेएसपी अगर आपको रन करनी है तो टॉमकैट यूज़ होता है इसमें। अब मैं ये अपाचे का ही एक पार्ट है, तो मरकरी के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। और फाइलजिला फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। हम फिलहाल अभी सिर्फ बात करेंगे माईएसक्यूएल के लिए। वैसे तो माईएसक्यूएल का सेटअप आपको प्योरली अगर माईएसक्यूएल का सेटअप करना है तो हमें माईएसक्यूएल का पूरा पैकेज डाउनलोड करके विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम चाहे तो सेंटोस में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा माईएसक्यूएल इंस्टॉल किया जाता है वैसे तो सेंटोस के अंदर। और सेंटोस के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये बात की बात है, हम बाद में इसका एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। पहले हम सिर्फ रूट पे देखेंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टार्ट पे। जैसे हमने स्टार्ट किया, हमारा माईएसक्यूएल का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ हमें ये करना है, वैसे तो आप पीएचपी के अगर आप जाओगे यहाँ पर लोकल होस्ट पे, हम बात करते हैं इसकी, हम यहाँ पर करेंगे लोकल होस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पेज है वो खुलेगा। सॉरी, ये खुलेगा नहीं, हमें पीएचपी सर्वर भी, अपाचे सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम अपाचे को भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल अगर आपका खुला है तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश कीजिए। ये कुछ वार्निंग दे रहा है। एडवांस पे जाके हम एक्सेप्ट करेंगे और PHP माई एडमिन यहाँ हम जाएंगे।
PHP माई एडमिन के अंदर आपके MySQL के अंदर जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो, मेरे पास देखिए इसके अंदर 8.0 है। अब ये हमारे डेटाबेसेस है, ठीक है। आप चाहे तो खुद का इससे आप SQL को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है नहीं। वैसे हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है हमारे एप्लीकेशन से। एक SQL योग है, हम कम्युनिटी वर्जन यूज़ करेंगे, पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर रहे, तो कई फीचर्स इसके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन जितने आते हैं उतने इनफ है हमारे काम के लिए। तो इसे इंस्टॉल करना है कहाँ से, ये हमें गिटहब में मिल जाएगा। तो हमें सीधा आना है हमारे इधर और SQL हमें टाइप करना है, SQL योग कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी खुलते ही आपके पास गिटहब का एक पहले आपका आ गया। इस सेक्शन पे जाएंगे और हम जिस वर्जन को चाहते हैं वहाँ से कम्युनिटी एडिशन हमें चाहिए तो हम इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। SQL योग को भी सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप MySQL चला रहे हैं तो। अगर आप CentOS के से फेमिलियर है, उसके कमांड से फेमिलियर है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिविटी में काम करना है तो थोड़ा बहुत तो इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं SQL कम्युनिटी की। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हमें कनेक्ट करना है हमारे किससे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से बताऊँ। ये कुछ इस तरीके से आपका पॉपअप खुलेगा। ओके, तो अब हमें कनेक्शन करना है कि हमारे डेटाबेस से हमें कनेक्ट हो जाए। तो हम इस पे आएंगे, ये क्रिएट न्यू कनेक्शन पे आएंगे। न्यू कनेक्शन हम उसका कुछ नाम दे देंगे, मान लीजिए मैंने इसको अभी रूट दिया, ठीक है। और क्या लिखा है, कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम रूट 1 दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर लोकल होस्ट का IP जो आपकी IP है वो भी डाल सकते हो, या फिर लोकल होस्ट ही डाल सकते हो आप। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है MySQL का पासवर्ड जो आप XAMPP से शुरू करते हैं, और पासवर्ड भी उसका 0 ही रहता है। 3306 इसका पोर्ट है, चाहे तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे और देख लीजिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन बन गया है और हमारे पास जितने भी हमारे डेटाबेसेस है वो भी हमारे पास शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पर जीवी का प्रॉड और HR डॉक्स, ये मेरे पर्सनल कुछ प्रोजेक्ट थे हमारी कंपनी के, तो ये डेटाबेस है, तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकता वैसे, लेकिन आपको यहाँ पर आप डेटाबेसेस बनाने हैं। आपके पास ये जो कुछ फोल्डर बने हुए हैं, ये रिक्रूट, HR डॉक्स और डॉक्यूमेंट। अब देखो PHP माई एडमिन, इस MySQL को मॉडिफाइड किया है XAMPP के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके लिए PHP माई एडमिन लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो आप MySQL जो इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें, MySQL रहेगा और टेस्ट रहेगा, बस। इसके अलावा और तीन डेटाबेस के अलावा कुछ नहीं रहेगा, बाकी सारे डेटाबेस आपके रहेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक हमने रूट के एक्सेस पे, ये हमने जो अभी लॉगिन किया है वो रूट के एक्सेस पे हमने इसको लॉगिन किया है। अब बात करते हैं कि हम खुद का क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमें डेटाबेस बनाना है हमें, और हमें काम भी करना है इस पर। डेटाबेस बनाना है, उस पर टेबल बहुत सारी बनाती है। अब देखो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताता हूँ, ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारे टेबल्स है। टेबल जो हम जनरेट करते हैं उसके एक रॉ कॉलम वाले, एक तरीके से ये एक्सेल फाइल समझ लो, और इनके अंदर डेटा है, बस इतना सा। हम जब डेटा को रिट्रीव करते हैं तो वो इनको सिलेक्ट करके ही करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको क्रिएटिंग की बात करता हूँ कि हम क्रिएट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SQL में आप क्या क्या ही कर सकते हैं। देखिए SQL में आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करा के डेटाबेस पे उससे डेटा फैच करा सकते हैं, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोसीजर स्टोर कर सकते हैं। प्रोसीजर में मैं बाद में आऊँगा। और उसके अंदर डेटा को व्यू कर सकते हो और टेबल को परमिशन भी दे सकते हो एज अकॉर्डिंग। मान लीजिए कुछ यूज़र्स हैं, किसी पर्टिकुलर यूज़र को आपको सिर्फ 2 या 3 टेबल का एक्सेस देना है, या DB या डेटाबेस का एक्सेस देना है, और उससे ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं देना है, तो हम एक नया यूज़र बनाएंगे और उसको एक्सेस दे देंगे। ये भी MySQL के अंदर होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड SQL का पार्ट नहीं है अभी। फ़िलहाल हम कनेक्शन हमारे बनाने के बाद हम उसके अंदर क्या ऑपरेशन करते हैं MySQL पे,
वो हम उसकी बात करते हैं। अभी फ़िलहाल MySQL की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिमिलर कमांड्स होते हैं। अगर आप MS एक्सेस पे जाते हैं या MS SQL सर्वर पे जाते हैं या फिर ओरेकल पे जाते हो, थोड़े बहुत डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो सिंटैक्स की बात अगर करें तो सिंटैक्स के अंदर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगर आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी डेटा को रिट्रीव करना है, तो सिलेक्ट कमांड से ही शुरुआत करते हैं अपन। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। ओके, अब मान लीजिए कि हमें सिलेक्ट कमांड यूज़ करना है, ठीक है। सिलेक्ट कमांड आप अगर आप देख सकते हो तो कई सारे आपके वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिसका सिलेक्ट कमांड सीधा सीधा ये यूज़ है कि हम डेटा को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट से शुरुआत करते हैं कि हमने डीबी बनाया, हमने टेबल बनाया, हमने डेटा इंसर्ट किया, फिर डेटा को डाला, फिर उसके बाद डेटा को निकाला, फिर कई सारे ऑपरेशंस करेंगे उसके अंदर। इससे क्या है, आपको एक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने शुरुआत से ही क्या क्या किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। और सबसे पहले ये हमारा हो गया एडिटर। ओके, मैं एसक्यूएल योग के बारे में मैं आपको अलग से 4 या 5 वीडियो इसके अंदर आएगी, जिसके अंदर आप इसका अच्छा यूज़ करना सीख जाएंगे एसक्यूएल योग का। चलिए बात करते हैं हमारे डेटाबेस की। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी डेटाबेस बना हुआ नहीं है, तो आपको शुरू से ही अपना डेटाबेस बना के चलना है। मान लीजिए कि आपने एक कोई कंपनी है, हम इसको गूगल कर देते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है, क्रिएट डेटाबेस, और हमने जो अभी नाम बोला कि हम चलिए गूगल के नाम से कोई डेटाबेस बनाना है, ठीक है। और हमने इसको बनाया। जैसे ही आप देखेंगे, वैसे तो आपको इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए इस एडिटर पे एक से ज़्यादा क्वेरी है, मान लीजिए कि ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। लेकिन एक क्वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, क्वेरी एग्जीक्यूटेड 1 सक्सेस, ठीक है। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे आएंगे, ये हमारा रिफ़्रेश हो चुका है। तो हमारे गूगल नाम से डेटाबेस बन गया और उसका टेबल भी बन चुका है। टेबल अभी हमारे पास है नहीं, हमने कोई टेबल बनाया नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल बनाने से पहले डेटाबेस आपको कैसे बनाना है वो आपको पता चल गया। क्रिएट डेटाबेस, ओके। और मैंने गूगल नाम का एक डेटाबेस बना दिया है। यह आपका पहली क्वेरी है जो आपने डेटाबेस पर रन की है। तो एनवायरनमेंट अगर आपका सेट हो गया है तो आप ट्राई करके देखिएगा। हम और भी टेबल्स बनाएंगे। टेबल के अंदर हमें कॉलम के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू हमारे पर्पस के लिए, कि मान लीजिए कि कॉलम के अंदर सिर्फ 30 वर्ड्स आएंगे, तो हमें एक वेरिएबल लेना है। वर्कर के नाम से एसक्यूएल में एक वेरिएबल है, उसके अंदर 30 उसकी लिमिट देनी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। टेबल क्रिएट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा टेबल बना सकते हो उस डेटा को मैनेज करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेंस की, इन सब की बात करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको डीबी क्रिएट करना है, ठीक है, जो मैंने एक कमांड बताया आपको, ठीक है। ये है क्रिएट डीबी। अब मान लीजिए इस डेटाबेस को आपको ड्रॉप करना है। क्या करना है? ड्रॉप। तो ड्रॉप करने के लिए आप क्या लिखोगे? तो ड्रॉप डेटाबेस गूगल। हमने क्या लिखा कि गूगल का जो डेटाबेस है उसको ड्रॉप कर दो, मतलब उसको हटा दो यहाँ से। जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक्सेस सक्सेस हो गया। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, गूगल हट चुका है, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो में देखा कि ड्रॉप और क्रिएट, हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए क्रिएट और डिलीट वाला ऑप्शन हो गया। हम टेबल कैसे क्रिएट करें? तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कई सारे चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं बात करूं कि
वेरिएबल की बात करूं कि मान लीजिए मेरा नाम है नेम, मैं इसको इस कोट में रखता हूं, ठीक है, नेम। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था गूगल का, हम उसे वापस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर यूज़ गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से हटाएंगे, इसको यहीं रहने देते हैं, क्रिएट डीबी। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। हमें ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर गूगल डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है, क्रिएट टेबल। ओके, हमने टेबल का एक क्रिएट टेबल और नाम क्या दिया हमने, टेस्ट 1 टेबल, ठीक है। मान लीजिए मैंने नाम लिखा नेम वर्कर एक वेरिएबल है, टेक्स्ट वेरिएबल है, जो आपके कॉलम को ये बताती है कि ये इतने साइज का एक टेक्स्ट कॉलम है या सेल है, टेक्स्ट कॉलम है। उस कॉलम के अंदर जितनी भी आपकी, अगर मैं बात करूं कि कॉलम का सही अर्थ अगर मैं बताऊं तो जीवी का प्रॉड हो गया, मैं एचआर डॉक्स की बात कर लेता हूं, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हैं, ये हमारे कुछ बने हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन, तो ये है हमारे एजुकेशन। इस चेक, मैंने इस चेक के अंदर, इसके अंदर सिर्फ एक वर्कर डाला है, एक का मतलब है कि वो जो सिंगल आपका टेक्स्ट है वही लेगा, उसके अलावा ये और टेक्स्ट नहीं लेगा। तो हमने एक वर्कर की, एक नेम की भी सिलेक्ट कर दी। मान लीजिए नेम है, नेम को आप 100 वर्ड्स थोड़ी दोगे, नेम 30 वर्ड्स के लिए इनफ है। फिर भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो 40 कर सकते हैं हम, लेकिन इससे हमारे डेटाबेस की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होने से बच जाएगी। कई सारे मेथड मैं बाद में बताऊंगा कि डेटाबेस की साइज़ को इंक्रीज़ ना करने के कई उपाय हैं जो हम करते हैं, और मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके अंदर आपको बाद में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है कंपनियों में, जब आप खुद इनको डिज़ाइन करना सीखेंगे कि कैसे डेटाबेस को रिड्यूस किया जाए, कि डेटाबेस के अंदर डेटा तो डले लेकिन डेटाबेस की साइज़ इतनी इंक्रीज़ ना हो जितना वो डेटा उसके अंदर डाला जा रहा है। तो मैं कई सारी चीज़ें मेथड बताऊंगा आगे जाके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यू नेम कैरेक्टर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम रिजर्व कीज़ भी यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो नेम ही क्या है यहाँ पर, एक रिजर्व की। इसको काउंटर करने के लिए हम सीधा यहाँ पर 2 ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे, और वर्कर में हम कर देंगे, इसके अंदर कर देंगे, चलिए अभी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, एक समझाने के लिए आपको 5 कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। शुरुआत में आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बोरियत फील होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। टेबल टेस्ट 1 नेम वर्कर, हमने रिफ़्रेश किया नहीं किया, सॉरी, एचआर डॉक्स में मेरे ख्याल से ये बन गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कर रखा था। ये यहाँ पर बन गया, इसको हटाते हैं अपन और गूगल को सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट मारते हैं। ध्यान रखिएगा टेबल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी, डेटाबेस सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना रॉन्ग डेटाबेस में भी एंटर हो सकता है। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखना हो तो, अब स्ट्रक्चर देखना हो तो एसक्यूएल योग में हम राइट क्लिक करके ओपन टेबल F11 कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। अब देखिए एक नेम नाम का एक कॉलम बन गया है, ठीक है। अब मान लो कोई, मैं इसके अंदर टेस्ट 1 तो ले लिया इसने, लेकिन अगर मैं टेस्ट 1 कितने कैरेक्टर का है, 5, लेकिन मैं अगर और आगे जाऊं तो क्या लेगा, और इसको हमने थोड़ा सा रिफ़्रेश किया, नहीं लिया। टेस्ट 1 से ज़्यादा ये लेगा ही नहीं, आप जितना भी कोशिश करो टेस्ट 1 से ज़्यादा ये नहीं लेगा।
ये रिफ्रेश करने के बाद वापस वैसा का वैसा बन जाएगा। तो डेटाबेस के अंदर वो एंट्री लेगा ही नहीं, वो जितना टेक्स्ट है वो उतना ही एंट्री लेगा। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम डेटाबेस को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितना वो कैरेक्टर लेगा, कितना कैरेक्टर वो नहीं लेगा। तो ये तो हमारे वेरिएबल की कैरेक्टर की बात हुई कि वर्कर हमने ले लिया। वर्कर का मतलब है कि वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, इसके अंदर आप इसका जो डिज़ाइन है वो इसके हिसाब से हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमें अगर स्ट्रक्चर पूरी डिज़ाइन करना हो टेबल्स की, मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर, तो हम वर्कर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। वर्कर के अलावा भी और कई वेरिएबल्स है, उसके बारे में बात में करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डेट एंड टाइम की। मान लीजिए कि आपको डेट नाम से कोई फंक्शन बनाना हो, फंक्शन नहीं, मान लीजिए किसी कॉलम में डेट स्टोर करना हो, तो वो कैसे करेंगे? हम सीधा आएंगे, लिखेंगे डेट, हम ऐसे कुछ लिख देते हैं डेट, हम सिर्फ डेट लिख देते हैं। यहाँ पर हमें अलग से कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको ड्रॉप करवाना है। क्यों? क्योंकि इसके नाम से पहले से एक टेबल बना हुआ है। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको टू रख देते हैं, जिसके अंदर एग्जीक्यूट कराएंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले और एग्जीक्यूट करा दिया। इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, हमने डेट लिया, डेट पे कोई बात नहीं। ओ, अब चेक करते हैं, सक्सेस हो गया। ध्यान रखिएगा कोमा बहुत ज़रूरी है। एक बार लाइन आपका एक कॉलम के लिए आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद कोमा जरिए फिर सेकंड पे आइएगा। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। टेस्ट 2 ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर डेट नाम से हमारा जो वेरिएबल है या फिर कॉलम है वो बन चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करिए, बिल्कुल डेट खुल गया, ये हमारे ऊपर डेट लग गया है। मान लीजिए आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे? टाइम भी डालेंगे। ठीक है, ये 3 वाला सिस्टम आ गया। यहाँ पर हमें टेस्ट 3 नाम बनाया और एग्जीक्यूट करा दिया और रिफ्रेश कर दिया। गूगल पे हम जाके देखेंगे तो ये हमारा टेबल पे है, डेट एंड टाइम। ओके, अब देखिए इसके साथ टाइम भी मांगा जा रहा है। ठीक है, पहला हमने बनाया था डेट के साथ, जो दूसरा वाला है डेट के साथ बनाया था, जिसके अंदर सिर्फ डेट मांगा जा रहा था। अब ये है टाइम। तो ये वेरिएबल्स आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपको फ्यूचर में। तो हम भी इसी का यूज़ करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के की वगैरह क्या होता है, फॉरेन की कैसे यूज़ होता है, प्राइमरी की यूज़ होता है कैसे यूज़ करेंगे, इंडेक्स कैसे यूज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।